आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार कैसे कार्य करेगी, भारत सरकार के कार्य का क्या संचालन है, ये 77 में बताने का भारतीय संविधान में प्रयास किया गया है और मैं उसे विश्लेषित करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आप ये जानते हैं, जो लोग मेरे पिछले वीडियोस को अच्छी तरह देख रहे हैं वो बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हमेशा बताया कि भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई उसमें लोकतंत्र का एक नया प्रयोग किया गया। अब वो नया प्रयोग क्या है? आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। जहां पर डेमोक्रेसी में जहां डेमोक्रेसी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रमुख होता है, और एक डेमोक्रेसी में जो प्रमुख रूप से शक्तिशाली होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन भारत में एक विशेष तरीके की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है, और दोनों कमजोर नहीं हैं। कहीं न कहीं राष्ट्रपति की अपनी शक्तियां हैं, उसे रबर स्टैम्प नहीं कहा जा सकता है। तो भारत में एक विशेष स्थिति का क्रिएट की जाती है और इसीलिए आर्टिकल 77 की आवश्यकता भी महसूस होती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को और भारत सरकार की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी जो भारत सरकार है, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका जो हेड है, कार्यकारी हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके बीच में संतुलन कैसे हो। क्यों? क्योंकि भारत का जो लेजिस्लेटिव हेड है वो भी प्रेसिडेंट है और जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही है। यानी भारत की कार्यपालिका शक्ति का भी हेड प्रेसिडेंट है और भारत की विधायिका शक्ति का हेड भी प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट का एक हिस्सा भी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इतना ताकतवर है कि भारत की संसद का एक हिस्सा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के बगैर भारत की पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होती है। तो 33% हिस्सा है पार्लियामेंट का, यानी लोकसभा एक हिस्सा, राज्यसभा एक हिस्सा और राष्ट्रपति एक हिस्सा। जब तीनों को मिला देते हैं तो प्रेसिडेंट बनता है। दोस्तों, कभी कभी हमने देखा कि YouTube, एक बच्चे ने मुझे भेजा था, किसी ने YouTube चैनल बनाया था और उसने भारत की पार्लियामेंट के दो हिस्से बताए थे, केवल लोकसभा और राज्यसभा। इतनी ब्लेंडर्स करके जब YouTube लोग बनाते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक भी बात अगर गलत हो जाती है तो उससे बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक क्वेश्चन गलत हो सकता है तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। इतना महत्वपूर्ण होता है कोई भी एजुकेशन चैनल चलाना या एक नॉलेज की बात को बताना। नॉलेज को कोशिश ही करना चाहिए। जहां तक मैं प्रयास करता हूं, मुझसे भी कभी गलती हो सकती है, बट मैं प्रयास करता हूं कि नॉलेज ऑथेंटिक हो, स्पष्ट हो और स्टूडेंट को कोई डाउट ना रह जाए। भले ही थोड़ा सा मैं किस्से कहानियां कम सुनाने का प्रयास करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि लड़कों का दिल होटल होता है, मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। मैं इस तरह के व्यंग नहीं कर सकता हूं, इस तरह के चुटकुले नहीं बना सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि बेहतरीन तरीके से पढ़िए और मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आप तक ट्रांसफर करने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा, बगैर किसी एक हास्य व्यंग के। हम आपको एक वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे। खैर, अब हम मेन बिंदु पर आते हैं। हमने पहले ही बताया था कि भारत में जो लेजिस्लेटिव हेड है प्रेसिडेंट है, यानी जो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो भी हेड होगा, उसका जो नियंत्रण होगा वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। एग्जीक्यूटिव हेड का हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है। और भारत में इस वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, दोनों ताकतवर हैं। राष्ट्रपति तो पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, पार्लियामेंट उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए भारत में एक 77 के द्वारा यह कहा गया कि भारत सरकार कैसे कार्य करेगी। तो पहली बात बताई गई 77+1 में, उसमें कहा गया कि भारत सरकार जो भी कार्य करेगी, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के सरकार के कार्य हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगी। यानी भारत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं भारत सरकार द्वारा जो वो स्वयं करे। अर्थात इसका मतलब ये, भारत सरकार तो रियल में काम करती है लेकिन उसका नाम नहीं होता। यानी भारत में एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति अपने ऑफिसर्स के द्वारा कार्य कराता है। ऑफिसर्स यहां मिनिस्टर्स हैं।
तो दोस्तों आर्टिकल 77 का सब क्लास 1 क्या कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जब कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका मतलब है कार्यपालिका का हेड भी राष्ट्रपति ही है। इसलिए दोस्तों अब ये अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कमजोर है, रबर स्टैंप है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उस व्यक्ति ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। ना भारत का राष्ट्रपति कमजोर है, ना ही वो रबर स्टैंप है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा है, यानी पार्लियामेंट उससे कंप्लीट होती है। ये नहीं कि राष्ट्रपति कोई अलग पोस्ट है। 33% जो उसका पार्लियामेंट में जो योगदान है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को जब हम मिलाते हैं तब पार्लियामेंट का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रपति कमजोर नहीं है। दोस्तों दूसरी बात है कि एक तो ये कि राष्ट्रपति ही के नाम पे ही कार्य किया जाएगा, तय हो गया। दूसरी बात यह है क्योंकि चुना तो प्राइम मिनिस्टर जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम सभी लोग जो 18 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं वो चुनते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखेंगे कि रियल सत्ता तो प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, और भारत में इसका भी ख्याल रखा गया है कि जो जनता का वास्तविक प्रतिनिधि है उसके पास भी शक्ति हो। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद का हेड है, कैबिनेट का हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और भारत में राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और कैबिनेट द्वारा उन्हें पूरित किया जाता है, और कैबिनेट ही अपने किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। भले ही वो कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएं, भले ही कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों को राष्ट्रपति साइन करे, भले ही लोकसभा द्वारा लेजिस्लेशन द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो बिल पारित किया जाता है, जिसमें लोकसभा साइन के मेंबर्स साइन करते हैं, लोकसभा से बिल पारित होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से बिल पारित होता है, राष्ट्रपति साइन करता है, बट उस साइन के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता है, उसके लिए कैबिनेट उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट ही निर्णय करती है कि देश के लिए क्या बेहतर है और देश के लिए क्या बेहतर नहीं है, और इसीलिए वास्तविक अधिकार भी कैबिनेट के पास है, और वास्तविक उत्तरदायित्व भी, वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैबिनेट के पास ही रखी गई है। लेकिन कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। वो राष्ट्राध्यक्ष है, एग्जीक्यूटिव हेड है, हमने एक विशेष व्यवस्था रखी है, इसीलिए सारे कार्य प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट के द्वारा होने पर भी हम मानते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके ऑफिसर्स हैं और राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों उसके साथ जब दूसरी बात हम करते हैं 77 का सब क्लास 2 कि राष्ट्रपति के नाम से जितने कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति द्वारा जिस तरह से प्रमाणित करने की बात कही जाएगी उससे प्रमाणित किया जाएगा, या जो संविधान में जिस तरह से प्रमाणित करने की बात कही गई उस तरह से प्रूव भी किया जाएगा, सिद्ध भी किया जाएगा कि यह निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप है या भारतीय संविधान की इच्छा के अनुरूप है। आर्टिकल नंबर 77 सब क्लॉज 3 कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए माना जाता है कि राष्ट्रपति अपने ऑफिसर से कार्य कराता है। तो राष्ट्रपति अपनी ऑफिसर्स को और कम बर्डन हो इसके लिए वो क्या करेगा, वो कार्य उनके मिनिस्टर्स में बांट देगा, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोझ नहीं रखेगा। वो अपने कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देगा, और जिसका अंतिम नाम यह होगा कि वो डिपार्टमेंट राष्ट्रपति के नाम पर भी कार्य करेंगे, डिपार्टमेंट सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के नाम ही कार्य करेंगे। गृह मंत्री कोई कार्य करे तो भी राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री कोई कार्य करेगा तो भी राष्ट्रपति के नाम पे ही कार्य करेगा, रक्षा मंत्री कोई कार्य करेगा तो भी राष्ट्रपति के नाम पे कार्य करेगा, रेल मंत्री कोई कार्य करेगा तो वही राष्ट्रपति के नाम पर ही साइन होगा। ये बात कह दी गई है भारत के आर्टिकल नंबर 77 में। दोस्तों उम्मीद है कि भारत सरकार कैसे कार्य करती है इस बात की आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और मैं अपने उस मकसद में कामयाब हो गया होऊंगा जिस मकसद से मैंने YouTube चैनल शुरू किया है, जिस मकसद से मैंने आज का आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराया है, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव हेड है और जो कैबिनेट हेड है उनके बीच में कैसे संतुलन रखा गया है, और भारत का लेजिस्लेटिव हेड और एग्जीक्यूटिव हेड एक ही है, वह भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।